राजस्थान स्टेट ओपन क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है बहादुर। आपने कम उम्र के अनेक लड़के लड़कियों को कारखाने में काम, चाय की दुकानों या फिर घरों में काम करते देखा होगा। आपकी इच्छा होती होगी कि उसके विषय में कुछ जाने, जैसे कि वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे रहते हैं, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उन्हें पारिवारिक का सम्मान, वे कैसे रहते हैं। संभव है कि इस विषय में आपके भी कुछ अनुभव हो। बहादुर एक ऐसे किशोर की कहानी है जो अपने घर से भागकर शहर आता है। यहाँ एक घर में नौकरी करता लगता है। वह अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करता है, लेकिन एक दिन अचानक वह इस घर से भी भाग जाता है। वह ऐसा क्यों करता है, आइए जानें। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप बहादुर के घर से भागने के मनोविज्ञान कारण स्पष्ट कर सकेंगे। वयस्कों की विशेषता, किशोरों पर सामाजिक परिवारों के दबाव को समझ सकेंगे। विभिन्न परिस्थितियों वाले दो किशोरों के व्यवहार में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। बहादुर के प्रति परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार पर कारण सहित टिप्पणी कर सकेंगे। बहादुर के नौकरी छोड़कर भाग जाने के बाद सभी के पछतावे का कारण बता सकेंगे। बहादुर जैसे अन्य किशोर के रहन सहन पर टिप्पणी कर सकेंगे। कहानी के मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण कर सकेंगे। कहानी की भाषा शैली पर टिप्पणी कर सकेंगे। आइए इस कहानी को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। आपकी सहायता के लिए कहानी में आए कठिन शब्दों का अर्थ हाशिए पर दिया जा रहा है। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसे कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मसल रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिंगना चतुर शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकन आदि बांध के सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटर की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेरकर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमक की दृष्टि से लड़के को देख रही थी और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चित ही वह पंच बराबर हो गई थी। इसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों के बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाइयों और रिश्तेदारों अच्छे औहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वह नौकरों का सुख देखा। मेरी बहनों भाभी और रानी की तरह बैठकर चारपाई तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ना था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखियारी चरित्र और भी कोई न दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिसके भाग्य में नौकर का सुख होता है। पहले साले साहब ने उसका किस्सा सुनाया पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर में कामकाज में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता था और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उसके बच्चे
पकड़ता या फल तोड़कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसके एक बार उस भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसलिए उससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसके माँ के पास चली गई, जो कुछ देर पर एक खेत में काम कर रही थी। माथा ठनका, बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आ गया? जरूर उसने उसको काफी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वही करारा हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरे होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी छुपे घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए। अंत में 9 2 11 हो गया। वहां से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था, जहां गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर सा। उसने सव्य में एक मीठी झनझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैं उसको क्या लायते दी। शायद वह शरारतों छोड़कर ढंग से काम करने और इस घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रहा तो ढंग जरूर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यावहारिक उद्देश्य दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। कोई बाजार के कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाता। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्व लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया, परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसे ही प्रथम बार तोता मैना या लीला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसने या तरह तरह के प्रश्न करते। ए तू लोग छिपकली को क्या कहते हो? ए तुम्हें शेर देखा है? ऐसी ही बातें उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग भी उससे कई प्रकार की छेड़खानियां करते थे। वह जितना उत्तर देता उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाती हुई कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को लत्ती भूनती हैं। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि 100-150 महीनावारी और पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। उस नेकर कमीज तो उसकी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम
करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर निकल पड़े। पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने तक दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुलनी पर नजर आता। निर्मला छाती पीटकर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों के पोंछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता, दोपहर के कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला सवेरे सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला की उसको बहुत फिक्र थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवाई ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पे हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में आता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। वह किसी बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, भैया जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। उसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था गोया हुआ ही मज़ेदार बात कर दी है। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहने हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखकर चला था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती? नहीं। क्यों? वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है। वह और ही हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी फूटी बसखट पर अपना बिस्तर बिछा कर जाता था। वह बिस्तरे पर बैठा जा और जेब में से कपड़े की और गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता, जो बाई और काफ़ी झुकी रहती थी। फिर एक छोटा सा आईना निकाल कर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसकी जेब में निकलकर उसके बिस्तर पर सजा जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नाव। वह कुछ देर तक उससे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे सभी के गुनगुनाने लगता था। उस पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्मल में अपनी किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा है। दिन मजे में बीतने लगे। बरसात आ गई थी। पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधी के बड़पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहता।
अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुरंत समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात न करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मासूम सी शरारत पर डांट चपटा देता था। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसमें पास कलेजा है वही आजकल नौकर रखता है। घर के स्वभाव किस तरह रहते हैं। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकरों पर ही खर्च हो रही है, पर रुपये पैसे कमाए किस लिए जाते हैं। ये तो कई बार कह चुकी थी कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। निषेध बहादुर की वजह से सबको बहुत आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहा, कपड़े चमचमाहट सफेद। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधार आ गई थी। अब कोई एक खर भी न खटखता था। किसी को मामूली सी काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज देता, बहादुर एक गिलास पानी ला, बहादुर पेंसिल नीचे गिर गई है उठा ला। इसी तरह की फरमाइशें बहादुर घर के फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे से पहले न उठते थे। बड़ा लड़का किशोर काफी शान शौकत और रौब दाब से रहने वाला कायम था और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलन उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उठते जूते की पॉलिश लगनी चाहिए, कॉलेज जाने से ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी, रोज ही के कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए, और रात में सोते समय वह नियंत्रण बहादुर से अपनी शरीर की मालिश करवाता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ भी हो जाती। जब ऐसा होता, किशोर गर्जन तर्जन करते लगता, उसकी बुरी बुरी गालियां देने और वह पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता, चुपचाप देख भी किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला काम चोर करता क्या है, तू बैठा बैठा खाता है। रोज ही कोई न कोई ऐसी बात होने लगी जिससे रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया, वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचा छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब वे दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी हा हा करती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांटकर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी तो उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उससे और भी भद्दी गाली देता है, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था जो उससे बर्दाश्त न हुआ। निषेध वह गाली अपने बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृहस्थ भी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे, और मैंने समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे नापसंद है। तुम तो घर की लड़की की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस
सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। जानकर दूसरे घरों में देखा तो पता लगे नौकर चाकर भटकते भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो अब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी ही वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद एक और गड़बड़ शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटी सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी बहादुर को नहीं देती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर के कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लीजिए करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है। महीने खाने में उसकी आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटी बनाकर चौके में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटी। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इसको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटी बनाई, इसको अलग करके इसके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटी नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने तपक कर अपने माथे पर 2-4 थप्पड़ चट दी। सुअर कहीं के, इसीलिए किशोर तुझे मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल अब बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझे रोटी सेकवाती थी। वह रोने लगा था। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है? मारते मारते मुंह रख दूंगी। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसे डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसकी अंगीठी जलाकर उसने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई रोटी, मोटी और भद्दी रोटी को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब 2 व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। बरसात बीत गई थी। आकाश संदर्शन की तरह स्वच्छ दिखाई देता था। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मजे में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब घर जाएगा तो लेता जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप लग जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के रिश्तेदार आए।
वे बीवी बच्चों के साथ थे। वे अपने किसी खास संबंधी के यहाँ गए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई और बाजार में रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आए। नाश्ते पानी के बाद बातों की जलेबी चलने लगी। पर इस समय एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उसने चारपाई के अंदर झांककर देखा। अंत में कमरे के अंदर चली गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है? मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी ने जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताइए? 11 रुपए साड़ी के सूट के निकाले गए थे। यह चारपाई पर रखे थे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। आपको ठीक से याद है ना? हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खुद से बांध कर रखे थे। रिक्शेशन वालों को देने के लिए खुद खोला ही था। फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूँगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूँगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं मैं अच्छा नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की न रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमी स्वर से कहा था, जरा उससे पूछिए ना। वह इधर आया था। कुछ देर तक वह यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। डू यू नॉट नो दीज पीपुल वार एक्सक्यूज इन दिस वर्ड? रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंद रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रशंसा थी। उसने ऐसा काम तो नहीं किया, बल्कि जब कभी उसके 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है, न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैंने गुस्से में आकर बहादुर, मैंने कड़े शब्दों से पूछा। जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए हैं? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर चले गए थे। देखो भैया, सच बताना, 2 मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच बताना। बता बहादुर, अगर नहीं बताया तो बहुत पीटेगा और पुलिस में सुदर्शन कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने सहसा उठकर उसके गाल पर एक तमाचा लगा दिया। मैं अचानक रह गया कि किसने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीटकर ले गए। पर दरवाजे के पास उसके धीरे से बोले, देखो, तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारे को इनाम में 2 रुपए दे दूँगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींचकर ले गए, जैसे पुलिस को
देने ही जा रहे हो, लेकिन आगे बढ़कर के रुक जाते और उसके धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठे हुए हंसने बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं, किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इस स्वभाव को खूब जानता हूँ, भालू बंदर से कम थोड़ी होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डांटा, धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं नहीं कहता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफी डर गया था। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दूर दूरा कर रहते थे। किशोर के तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लग गया और काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलियम से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पकड़कर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। गठिया अभी जली नहीं थी। आंगन गड़ा पड़ा था, बर्तन बिना मंजे हुए रहे थे। सारा घर जैसे काट कर रहा था। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। भाग गया क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, बार बार माताजी किए जा रहा था। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सील बटका लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सील हाथ से टूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गए। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़ी कुछ कहती। क्या बताऊँ, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं, कुछ ले गया। यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते सभी छोड़ गया। पता नहीं उसके हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसको रोकती थोड़ी, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना ढोना भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रूप में देती 2-4 रुपए और अधिक देर देती, पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। और वे 11 रुपए, अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानता थी कि वे लोग बच्चे की कुछ देना नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रबंध रच रहे थे। उस लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उसके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर की हर छोटी आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ दोह रह रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है, उसको सारा शहर जान मारा, पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, माँ, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता, उसकी माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे रहा था। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतुष्ट हो जाता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आ रहा कि मैं चिल्ला जाता था, पर भीतर ही भीतर मेरा कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वही चारपाई पर सिर झुका कर बैठ गया था। मुझे एक अजीब सी झंझटता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था। अलंगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठाकर अंगने के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसका सामान निकालने लगा।
वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नाव। आइए अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। सार्वजनिक उपयोगिता विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माँ बाप का दर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, यह वाक्य किसने कहा था? क निर्मला, क वाचक का, घ बहादुर का या घ किशोर का? तो इसका राइट आंसर है क। देख बे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। यह कथन किसका है? क बहादुर का, ख वाचक का, ग किशोर का या घ रिश्तेदारों का? तो दूसरे का राइट आंसर है घ किशोर का। महीन खाने के नौकरों की आदत बिगड़ जाती है, यह बात निर्मला से किसने कही? क उसके पति ने, ख पड़ोसियों ने, ग उसके बेटे ने या घ रिश्तेदारों ने? तो इसका राइट आंसर है ख पड़ोसियों ने। 1.2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।